वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ बीए। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग देखने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विसेज 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कौन कौन से इंश्योरेंस हैं, कितने टाइप्स है, किस तरह के टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स है, सब देखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस क्या है सबको पता होगा, पर डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कितने टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। अगेन व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसके टाइप्स हो गए। जनरल इंश्योरेंस क्या है ये हम लोग कवर करने वाले हैं, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस आते हैं, सब कुछ पूरा का पूरा हम लोग ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में क्लियर लिखना मत भूलना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, आपकी टेक्स्ट बुक का ही ये फोटो है। कितने टाइप्स के इंश्योरेंस है, सबसे पहले तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस में हम लोग देखेंगे पहले लाइफ इंश्योरेंस आपका पहला टाइप है, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। ये सारा का सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। देख के चौक मत जाना, ठीक है, बहुत ही ईजी वे में आपको याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस मतलब हमारे पूरी लाइफ का इंश्योरेंस। कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, कल का किसे पता, कल वो ना हो। तो इसी डर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। किस तरह से होता है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके रूल्स क्या है, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं। उसका पहला है होल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है एंडोमेंट। सबसे पहला हम लोग देखते हैं व्हाट इज होल लाइफ इंश्योरेंस। जैसा नाम वैसा काम, होल लाइफ इंश्योरेंस। आप अपनी पूरी लाइफ का आप इंश्योरेंस लेते हो। यहाँ पे क्या क्या कवर होता है कि चलो सपोज कुछ भी हो जाता है इन दी मिडल ऑफ द एज, ठीक है, चाहे वो 20s की एज में हो सकता है, चाहे वो 30s में, 40s में, 50s में, पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये रिस्क लेना नहीं चाहते, आप ये श्योर करना चाहते हो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली बेयर कैसे करेगी, मेरी फैमिली का क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा उसका, कहाँ से पैसे आएंगे, कौन उसको सब कुछ खरीद के ला के देगा, कौन उसके पूरे के पूरे जितने भी उसकी ख्वाहिश है वो पूरा करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे लोग होल लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस इसलिए कि भाई आप एक सर्टेन एज तक आप अपना इंश्योरेंस करवाते हो। फॉर एग्जांपल आप सपोज आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई 60 तक तो कुछ होगा नहीं, पर 60 के बाद कुछ भी हो सकता है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो 60s के बाद अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए होल लाइफ इंश्योरेंस है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि भाई होल लाइफ इंश्योरेंस में आता क्या है। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस टू पे द फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट हमें पे करती है, वो हम प्रॉमिस करती है कि हम आपको वो फिक्स अमाउंट पे करेंगे जो आपने तय की है, टू दी हेयर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर। जो आपके बाद आपने जहाँ पे डिसाइड किया होगा, आपका उत्तराधिकारी, ठीक है, आपका वंश, आपका अंश, जो आपने डिसाइड किया होगा उसको वो सारे के सारे पैसे देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपने ये इंश्योरेंस लिया है। अगर भगवान ना करे बीच में कुछ भी हो जाता है तो कि बेटे या फिर आपके चिल्ड्रन जो भी है उसे या फिर आपके स्पाउस को वो सारी की सारी अमाउंट मिल जाती है जो आपने डिसाइड की, ठीक है। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि भाई आपकी पूरी लाइफ का इंश्योरेंस जब आप लेते हो तब वो पैसे आपको नहीं मिलते, आपके चले जाने के बाद जो आपके नेक्स्ट होते हैं उसको वो पैसे मिलते हैं। इसका मेन मोटिव ये है। द इंश्योरी हैज़ टू पे पीरियोडिक प्रीमियम।
हम प्रीमियम पे करते हैं, वो तो सब में होता है, हम प्रीमियम पे करते हैं, उसके सामने वो हमें इंश्योरेंस देता है, विच इज़ टू बी पेड थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी लाइफ उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। सपोज़ हमने 1 करोड़ रुपीज़ का हम लोगों ने LIC लिया है, ठीक है, तो उसका प्रीमियम जितना आता है वो थ्रू आउट द लाइफ हमें पे करना होता है। जब तक आपको कुछ नहीं हो जाता है, मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक तो आपको वो प्रीमियम पे करना होगा। लाइफ इज़ इनवैल्यूएबल, हमारी लाइफ का कोई भी मोल नहीं हो सकता। लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत ही कीमती है, जिसका कोई भी मोल भाव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्राइस हमारी लाइफ को कंपेंसेट नहीं कर सकती। जो इंसान होता है वही हमारे लिए बहुत खास होता है, उसके चले जाने के बाद हमें पैसे से उसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे, इट कैन नॉट पॉसिबल, ठीक है। लाइफ में कोई भी इंसान की कोई भी जगह कोई नहीं ले सकता। पैसे तो बहुत दूर की बात है, कोई इंसान भी नहीं ले सकता। फिर भी अगर कुछ हो जाता है वो पर्सन को, तो फिर आगे उसकी फैमिली को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली फिनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम ना हो फिनेंशियली, तो इसकी वजह से लोग LIC या फिर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मैंने बोला था। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या आता था, जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही आपको मिलेगा, या फिर आपने आधा लिया है तो आधा मिलेगा, वैसा नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में आपको पूरी की पूरी अमाउंट मिल जाती है जो आपने फिक्स की है, वो आपके नेक्स्ट जो होते हैं उसको। इफ़ द डेथ इज़ नेचुरल, अगर नेचुरल है तो वो आपको फुल अमाउंट पे करेगी, ठीक है। नेचुरल, ये सपोज हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, तो वो नेचुरल डेथ है। तो इसकी वजह से जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने एग्रीमेंट किया होगा बिटवीन 2 पार्टीज, जैसे हमको पता है इंश्योरेंस क्या करता है, एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। तो आपके दोनों के बीच में जो भी आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट हुआ होगा, वही एग्रीमेंट के बेसिस पे आपको या फिर आपके हेयर को, जो अभी आपका नेक्स्ट है उसको, वो सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। ये मेन मोटिव होता है लाइफ इंश्योरेंस। अब आता है एंडोमेंट। एंडोमेंट का मीनिंग क्या है भाई, यहाँ पे भी सेम ही है, लोग इंश्योरेंस ही लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपको ऐसा है कि चलो 50s तक मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ही कैपेबल हूँ, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कोई भी डिसीज़ मुझे नहीं आ सकता, ये आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया। पर भगवान ना करे 51 पे अगर आपको कुछ हो गया, या फिर 50s के बाद अगर आपको कुछ हो गया, तो यहाँ पे क्या है, आप तो चलो 50s तक का आप इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, ले लिया इंश्योरेंस, कंपनी ने दे भी दिया। अब 50s तक तो आपको कुछ नहीं हुआ, अब आगे भी टचवुड, आगे भी आपको कुछ नहीं होता है, आप अपना 51 जो बर्थडे है वो आप सेलिब्रेट करते हो, आप केक भी कट करते हो, तो क्या होगा, जो 51 है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे आपको एंडोमेंट में ये समझाते हैं, आपने जिस एज तक का आपने इंश्योरेंस लिया है वहाँ तक अगर आपको कुछ नहीं हो सकता, उसके नेक्स्ट दिन अगर आप जिंदा होते हो तो ये सारी की सारी अमाउंट आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो इंश्योरेंस जो प्रीमियम पे करता है उसको ही ये अमाउंट मिलती है। समझ में आया? मेन मोटिव क्या है कि भाई आप 50 तक का इंश्योरेंस लेते हो, सिंपल। नेक्स्ट आपका 50 का बर्थडे ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे अगर आपको कुछ नहीं होता है, आप फिर भी 60s तक आप जीते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अमाउंट आपने डिसाइड की है वो आपके नेक्स्ट डे 50 बर्थडे के बाद आपको वो सारी की सारी अमाउंट मिल जाएगी। तो आप भी एंजॉय कर सकते हो, फैमिली भी एंजॉय कर सकती है। तो एंडोमेंट का मेन मीनिंग ये है। एंड द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू पे, सब में प्रॉमिस ही करती है। द पॉलिसी अमाउंट टू द इंश्योरी, पॉलिसी अमाउंट जो हम लोगों ने डिसाइड की है वो टू द इंश्योरी, हमें
एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, यहाँ पे हम लोग 50 रखते हैं, एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड टू हिम और हर और टू द लीगल हेयर, जो उसके सपोज आपके बेटे को या फिर आपकी स्पाउस को, आपने जिसको भी यहाँ रखा है वो, इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो इसे मिलते हैं, अगर आपकी डेथ नहीं होती तो आपको मिलते हैं बोनस। ठीक है, एंजॉय करो। अंडर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरी हैज़ टू पे फिक्स अमाउंट एज अ प्रीमियम। हमें प्रीमियम तो कोई भी पॉलिसी हो, हमें तो प्रीमियम पे करना ही पड़ता है। उसके बाद में जो होता है वो हमें कंपेंसेट करते हैं या फिर हमारा जो फिनेंशियल लॉस होता है उसे कवर करते हैं। या फिर लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि जो प्रीमियम की अमाउंट ख़त्म होती है उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को मिलता है, अगर डेथ नहीं होती है एंडोमेंट के केस में तो आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपके लाइफ इंश्योरेंस के दो टॉपिक क्लियर होते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट। अब हम देखते हैं जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है, किस तरह से आता है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले तो जनरल इंश्योरेंस के 3 टाइप है। पहला है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, सेकंड है फायर इंश्योरेंस, तीसरा है अदर इंश्योरेंस। भाई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले तो हम यही देखेंगे। अब इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। वेट, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस जैसे हमारा फर्स्ट है उसके भी 3। पहला है मरीन इंश्योरेंस, दूसरा है एयर इंश्योरेंस, तीसरा है रेल। लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। मरीन इंश्योरेंस सिंपल, मरीन लाइफ का इंश्योरेंस होता है। आज अगर आप कोई बिजनेस करते हो जिसका पूरा का पूरा मीडियम सी थ्रू है, ये पहले के ज़माने में क्या था, जैसे हम लोग बात करें कि पोर्टुगीज़ जब ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्यों आए थे हम सबको पता है, आप लोगों ने 8, 9, 10 में पढ़ ही लिया होगा। 8, 9, 10 में हम लोगों ने देखा था ब्रिटिशर्स आए थे फॉर दी स्पाइसेस, ठीक है, इंडियन स्पाइसेस जो यहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आए थे और वो कौन सा रूट लिया था उन लोगों ने, सी रूट, ठीक है। अगर आपको वास्को दी गामा याद हो, वहाँ पे उसकी शिप रुकी थी, ठीक है, तो वो सी रूट से आया था। तो आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो कि भाई सी रूट है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता? आपको भी पता है भाई जो तूफान है वो तो कहीं भी आ सकता है, ठीक है, चाहे वो सी हो या फिर लैंड हो या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग सी रूट पसंद करते हो तो वहाँ पे भी रिस्क होता है। तो क्या होता है कि भाई कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो इसकी वजह से पानी में बहुत ज़्यादा हलन चलन होने लगी, तो पानी बहुत ये वो हो रहा है। फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो शिप है जैसे टाइटैनिक डूब गई थी, तो आपकी जो कंटेनर है, आपका पूरा का पूरा गुड्स का जो शिप है वो शायद से पूरा का पूरा डूब गया। कुछ भी हो सकता है, पत्थर के साथ टकरा गया, दरार हो गई, शिप डूब गई, बात ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डर की वजह से यहाँ पे इन लोगों ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे शिप इंश्योरेंस मतलब मरीन इंश्योरेंस इन लोगों ने निकाला था कि भाई कोई भी जगह हो, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो लैंड हो या फिर एयर हो, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि वक्त का किसी को कुछ पता नहीं चलता, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो मरीन में क्या है, ये सबसे पहले तो बहुत ही रिस्की है और स्लो प्रोसीजर है। यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन था वो सी रूट से होता था जैसे मैंने बोला, तो इसकी वजह से इन लोगों ने इंश्योरेंस लिया था कि अगर कुछ भी हो जाए तो हमारे गुड्स की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसकी वजह से जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज थी उन लोगों ने बोला कि भाई हम लोग मरीन का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिटेल्स क्या आती है कि भाई सबसे पहले 18th सेंचुरी में इसको इनिशिएट किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड ही था भाई, वो पोर्टुगीज़ से यहाँ पे इंडिया में आया तो ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, सी रूट से आया था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लॉर्ड्स ऑफ लंदन जिसने सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस के बारे में हमको जानकारी दी कि भाई ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, मरीन में भी, सी में भी कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से हमारे जो गुड्स हो उसको हमें कुछ भी नुकसान ना हो, इसकी वजह से हमें हमारा मरीन इंश्योरेंस चाहिए। तो ये आपका होता है, ये बेसिकली
मोर देन 325 ईयर्स, बहुत ही पुराना इंश्योरेंस है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं एयर इंश्योरेंस। जैसे मैंने बोला, अगर ज़मीन पे कुछ हो सकता है तो आसमान में भी कुछ हो सकता है। तो एयर इंश्योरेंस में क्या आता है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। प्लेन सपोज क्रैश हो गया या फिर किसी वजह से बाहर तूफान आ गया तो उसकी वजह से प्लेन में कुछ खराबी आ गई और वो टूट के नीचे पड़ गया, वहाँ पे अगर आपके गुड्स थे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसकी वजह से एयर इंश्योरेंस आया। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में सबसे पहले यही इंट्रोड्यूस हुआ था। मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एयर कमेंस्ड। ठीक है, एयर से भी इन लोगों ने 19th सेंचुरी में गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन शुरू की। इसकी वजह से विच लीड्स ऑल्सो लीड टू द बिगिनिंग ऑफ एयर इंश्योरेंस। जैसे ये शुरुआत हुई, इसकी वजह से एयर इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। बहुत ही कॉस्टली है और रिस्की है। रिस्की तो है ही, कोई भी आप चीज़ देख लो, सी हो या एयर, लैंड हो या एयर हो, कोई भी चीज़ देख लो आप, वो रिस्की तो होगा ही। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही कॉस्टली है। यहाँ पे क्या है, ये हाईली वैल्यूएबल है। वैल्यू तो इसकी बहुत है, बहुत जल्दी से गुड्स पहुँच जाते हैं। और लाइट वेट गुड्स, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में आप लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसलिए हाईली वैल्यूएबल और लाइट वेट गुड्स यहाँ पे है। प्रीमियम, अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है इसका प्रीमियम मरीन और रेल, ये दोनों से सबसे ज़्यादा होता है इसका इंश्योरेंस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस में तीसरा पार्ट, रेल और रोड। आपका कोई भी सामान रेल से भी जा सकता है, बाय रोड भी जा सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, सी हो गया, एयर हो गया, अब लैंड में रेल और रोड। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, रेल में भी थ्रू रेल के भी आप पूरे के पूरे गुड्स पहुँचा सकते हो, और आप रोड थ्रू भी आप अपने कोई भी गुड्स है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट रिस्क लाइक थेफ्ट, अगर चोरी हो गई, ठीक है, कहीं भी आप सपोज आप चाय पीने रुके और पीछे से किसी ने सामान चोरी कर लिया तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर चोरी होती है, कोई दंगा फसाद होता है रोड पे, ज़्यादातर रोड पे ही होते हैं, हवा में नहीं होते, तो रोड पे दंगा फसाद होता है, कुछ भी हो सकता है। रोड पे सपोज लैंडस्लाइड हो गई और वो रोड टूट गया तो क्या होगा। तो ये सारे के सारे जो रिस्क है वो रोड और रेल इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस है, उसमें 3 आता है, सी, एयर और लैंड। लैंड में रेल और रोड। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने देख लिया, अब आता है फायर। लेट्स हैव अ लुक। फायर में क्या होता है, कहीं भी जगह पे कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कई जगह पे चलो आग लग गई, सपोज फायर क्रैकर की शॉप है और वहाँ पे जानबूझ के किसी ने कर दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो फायर इंश्योरेंस में क्या आता है, द प्रॉमिस बाय द इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रॉमिस करती है, जैसे सब में करती है, टू पे द कंपेंसेट अगेंस्ट द फुल और पार्शियल लॉस। अगर हमारा फुल लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर तो वो, या फिर पार्शियल लॉस होता है ड्यू टू फायर। डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, अगर हमारी कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है ड्यू टू फायर, अगर वो फुल होती है तो फुल, हाफ होती है तो हाफ, अगेंस्ट अ प्री डिसाइडेड अमाउंट। सब में हमको पहले से ही अमाउंट तो प्री डिसाइडेड ही होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने इंश्योरेंस तो ले लिया पर अमाउंट वो तो बाद में देखेंगे जब होगा तब, वैसा नहीं होता। पहले से ही अमाउंट डिसाइड होती है, उसके ऊपर ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसी तरह से आप इंश्योरेंस लेते हो। तो यहाँ पे एज सच ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से, फायर की वजह से आपका कोई भी गुड्स का डैमेज हो गया, तो उसे हम लोग फायर इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हमारी ही चीज़ें होनी चाहिए,
इंश्योरेबल इंटरेस्ट याद आया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फायर की वजह से अगर कुछ भी हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है फुल्ली या फिर पार्शियली, तो आपको पूरा का पूरा कंपेंसेट मिल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल इंश्योरेंस। अरे ये क्या गया, रुको समझाती हूँ। अदर जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है, ये हमारे द लेजेंड अमिताभ बच्चन, ठीक है। भाई मैंने इसका फोटो क्यों रखा है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, सबका फोटो मैंने क्यों रखा है, समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला था, इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम लोगों ने बहुत वैराइटीज ऑफ टाइप्स हमने इंश्योरेंस देख लिया। अब सबसे ज़रूरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है, अगर आपको पता हो तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ है जिसको हम जानते हैं कि भाई हाँ ये इसकी वजह से ही फेमस है, ठीक है। उसकी फेमस पर्सनालिटी जैसे अमिताभ बच्चन सर है, तो सर की आवाज़ एक बहुत ही यूनिक है, ठीक है। सर की आवाज़ जैसी आवाज़ कोई नहीं निकाल सकता। तो सर ने यहाँ पे क्या किया है कि उसके अपनी वॉइस का इंश्योरेंस लिया है और उसका कॉपीराइट भी लिया है। यकीन नहीं होता तो आप देख भी सकते हो, सर ने अपनी वॉइस का कॉपीराइट भी करवाया है। इसका कोई अलग से यूज़ नहीं कर सकता कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, और इसने इंश्योरेंस भी करवाया है। दूसरी आती है सानिया मिर्ज़ा, ठीक है। ये फेमस है हमारी टेनिस प्लेयर, इसने अपने हैंड का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। द फेमस रोनाल्डो CR7, भाई सबको पता है ये फुटबॉल के लिए फेमस है, ठीक है। बहुत सारे हमने क्लिप्स देखे होंगे जो बहुत ही फेमस रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब ने अपने लेग्स का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। अगर कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंटली उसके लेग में, तो उसका बहुत ही हाई प्रीमियम वाला इंश्योरेंस साहब ने करवाया है। अब है हमारी ब्यूटीफुल सी प्रियंका चोपड़ा जोनस, देसी गर्ल, ठीक है, सबको पता है। तो प्रियंका ने अपनी स्माइल का इंश्योरेंस करवाया है। भाई प्रियंका को ऐसा लगता है कि भाई मेरी स्माइल है वो सबसे यूनिक है, पाउट वाली स्माइल है, इसलिए प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपनी स्माइल का इंश्योरेंस करवाया है। तो इसी तरह से कई सारे लोग ऐसे हैं, फेमस सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिसने अपने बॉडी पार्ट्स का इंश्योरेंस करवाया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस में ये कवर होता है कि सपोज़ कोई भी वोकल सिंगर है कि जैसे लता मंगेशकर, तो उसकी वॉइस बहुत ही क्लासिक है, तो उसने अपने वॉइस का इंश्योरेंस करवाया है। इसी तरह से बहुत सारे इंश्योरेंस यहाँ पे कवर होते हैं, उसकी भी अमाउंट हम फिक्स करते हैं, उसका प्रीमियम भी हम ही पे करते हैं, और फ्यूचर में अगर कुछ भी लॉस होता है या कुछ भी डैमेज होता है तो उसका हमें इंश्योरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के बेसिकली सारे के सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस ख़त्म होते हैं। अब आता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। भाई पहले क्या था कि भाई जो पहले के ज़माने की अगर हम लोग बात करें, तब किसी को भी भरोसा नहीं था कि भाई ये इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ भी है। अगर 21 दिन में पैसा डबल जैसी कोई सी ने स्कीम निकाली तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी पहले इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस नाम के वर्ड पे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता था। इसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहले तो ये प्राइवेट सेक्टर था, इंडिया में था, इनिशिएट यहीं पे हुआ। धीरे धीरे सब लोगों ने समझा कि भाई इंश्योरेंस क्या है, हमें क्यों इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस की वजह क्या है, लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारे डिटेल्स सबसे पहले लोगों ने समझा, जाना, फिर उन लोगों ने इंश्योरेंस लिया। सबसे पहले क्या था, ब्रिटिश कॉलोनी जो हमारे यहाँ पे आई थी, जैसे फ्रेंच, पोर्टुगल, सारे के सारे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तब उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में इस्टेब्लिश की थी। फिर उन लोगों को ऐसा लगा कि भगवान ना करे पर ऐसा हुआ कि इंडिया वालों ने हमारे पैसे नहीं दिए तो
तो ये उन लोगों के मन में डर कांस्टेंट बैठता था। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया ने अपनी खुद की LIC निकाली, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में ही एस्टैब्लिश हुई। वो लोगों ने ही इंडिया वालों के लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी उन लोगों ने एस्टैब्लिश। सबसे पहले तो ये इलीगल था। पहले तो मैंने बोला कोई नहीं मानता था कि इंश्योरेंस जैसा कुछ होता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स ने भाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जनरल इंश्योरेंस, जैसे हम लोगों ने देखा। फिर उसका जो रूल आया था ना, वो जनवरी 1972 में आया था। हमेशा एक बात याद रखना, जब रूल आता है ना तब वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, नेक्स्ट ईयर वो इम्प्लीमेंट होता है। तो जनवरी 72 में ये रूल आया था, ठीक है, किसका, पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी का। ये अमेंडमेंट कब हुआ, इसका इम्प्लीमेंट कब हुआ, जनवरी 73 में, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया इंश्योरेंस का। अब हम देखते हैं IRDA, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। IRDA का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे आप लोगों को पता है कि CA, जैसे CA है तो उसकी मेन बॉडी कौन सी है, ICAI। जो ICAI में रूल्स होते हैं वो सारे के सारे CA को फॉलो करने होते हैं। सबकी कोई ना कोई एक हेड अथॉरिटी होती है। तो सेम लाइक एवरीवन, इंश्योरेंस की भी एक हेड अथॉरिटी है, उसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ पे सारे के सारे रूल्स फ्रेम होते हैं, सारे के सारे रूल्स की लिस्ट बनती है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, उसका कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किस हिसाब से करना है, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, ये है वो है, वो सारे के सारे जो पूरे के पूरे रूल्स होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं और यहाँ से पूरी की पूरी पॉलिसी बाहर आती है। जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका वो ध्यान रखता है कि कोई भी कंपनी किसी और के साथ कोई भी छेड़खानी ना करे, मतलब कोई भी उसको फ्रॉड ना करे किसी के साथ। सिंपली रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, ये एक्ट आया 1999 में, परमिट हुआ। पहले क्या था, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था ना वो सिर्फ 26% ही अलाउ था। अब आगे जाके वो 49% जितना हुआ, कब, 2015 में। तो ये सारे के सारे रूल्स कहाँ पे रेगुलेशंस फ्रेम होते हैं, IRDA में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी होल्डर गेट मोर चॉइस। यहाँ पे इन लोगों को सबसे ज़्यादा चॉइस मिलती है। अगर आपको LIC में नहीं जाना तो आप मैक्स बूपा में चले जाइए, मैक्स बूपा में नहीं जाना तो आप कोटक में चले जाइए। कोई भी कंपनीज की आपको वेराइटीज़ ऑफ इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। यहाँ पे क्या है, हेल्दी कंपटीशन वो प्रमोट करता है। अगर हेल्दी कंपटीशन ना हुई, सपोज कंपटीशन ही ना हुई, तो क्या होगा, कोई भी एक कंपनी मोनोपोली हो जाएगी, कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी। भाई वो जो प्राइस डिसाइड करेगी उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबिलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करता है। कोई भी, जैसे मैंने बोला कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस हो वो सबसे पहले IRDA में ही सबसे पहले होते हैं। और टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर दी कंप्लेंट रिड्रेसल, कोई भी अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी के साथ गलत करती है तो इसकी कंप्लेंट कहाँ पे फाइल होती है, IRDA में। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। 2 के लेक्चर नंबर 2 में बात करने वाले हैं टू पे द कंपे। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे। फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।